हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंधन अकेडमी। तो जैसा कि आपकी ईवीएस की क्लासें चल रही थी और ईवीएस वन लाइनर हम पढ़ रहे हैं, यानी हम एनसीईआरटी क्लासों का फुल रिवीजन कर रहे हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों ही किताबों का ये निचोड़ है आपकी। तो पहली क्लास आपको मिल चुकी है, आज आपकी दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यानी मलेरिया के बारे में यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और इससे आगे आज हम पढ़ेंगे। तो आज यहाँ से हम पढ़ते हैं। तो चलो शुरुआत करेंगे। ग्रुप लीडर के गुण, यानी पर्वतारोहण के संदर्भ में ये प्रश्न है आपका। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, यानी ग्रुप लीडर के क्या क्या गुण होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अवश्य पता होनी चाहिए। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना, ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। अब देखो, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी अवश्य देखें, क्योंकि दो वीडियो में ही आपको पूरी ईवीएस कराने की कोशिश की है मैंने। वैसे तो एनसीईआरटी क्लासें भी आपको दी जा चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके अवश्य देखें। 1 बाय 1 सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और पीडीएफ से आपका जल्दी से रिवीजन हो जाता है वीडियो की अपेक्षा। देखो, वीडियो में मैं आपको समझा के पढ़ाती हूँ, लेकिन आप अपना फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ से करें और इसके लिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। और आप ये वन लाइनर की जितनी भी आपको क्लासें दी जा रही हैं आप इन्हें अवश्य देखें। और एक बार, सिर्फ एक बार ही इस टाइम आपको, यानी आप पहले आपने भले ही पढ़ दी है एनसीईआरटी बुक है, लेकिन एक बार आपको एनसीईआरटी बुकों का रिवीजन भी अवश्य करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुकों से ही आपके सीधे सीधे 5 नंबर आते हैं, सॉरी 15 नंबर बनते हैं। और इन्हीं 15 नंबरों की ये तैयारी आपको फिर से कराई जा रही है। तो मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। यानी विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ साथ हम क्या करते हैं, गरम गरम चॉकलेट वाला दूध भी पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ठंड से बचाव के लिए शक्ति प्रदान करती हैं। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिक, फिटॉन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ पानी पीने का खाने पीने का सामान इत्यादि। यानी पर्वतारोहण में जो हम सामान ले जाते हैं तो उनमें ये सामान की एक लिस्ट है। ठीक है, तो यानी क्या क्या हमारे सामान में होता है, और ये सारी चीज़ें हम बुकों में पढ़ चुके हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। और आपको देखो, रिवीजन तो बहुत ही करना है, चाहे आपका ठीक है बुकों का हो चाहे प्रैक्टिस सेटों का हो। ठीक है, रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा करना है। ऐसा नहीं हो कि आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए आपकी किताबों से, जो भी आपकी नोट्स हैं, किताबें हैं, और फिर आपको वहाँ नहीं आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रिवीजन अवश्य होना चाहिए, सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगानी है। और प्रैक्टिस भी ये नहीं है कि एक ही प्रैक्टिस सेट को आपको एक बार लगाना है, उसका भी आपको रिवीजन अवश्य करना है। टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली नाम सागर माता पर कदम रखा। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। गोलकोंडा दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम में स्थित है, और गोलकोंडा से आपका प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। इस किले की बाहरी दीवारें में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। सन 1200 में ये किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज्य था। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कांसे की चीजें हम हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं
और कांसा किन किन दो धातुओं से मिलकर के बनता है, प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछा जाता है। मल्लापुरम जिला केरल राज्य में है। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब अंतरिक्ष में है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। और अभी आपने करंट की न्यूज़ सुनी होगी कि यानी वो दूसरी बार भी ये फिर से जा रही है। अब सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते, यानी अंतरिक्ष में उड़ते रहते हैं तो हम एक जगह नहीं बैठ सकते जिस तरीके से हम पृथ्वी पर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण हम पृथ्वी से बंधे हुए रहते हैं। यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता है, वह बुलबुलों की तरह उधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। यानी क्या है, अंतरिक्ष में हम सब उड़ते रहते हैं। ज्यादा मजा तब आता था। ठीक है, ये लाइन हम पढ़ चुके हैं। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बाल हमेशा ही खड़े रहते। चल न पाना, हम हर समय तैरते रहना और हर काम अलग अलग तरीके से करना, ये सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो पहले तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था, लेकिन बहुत ही मुश्किल भी। अब देखो, कुछ चीजें मजेदार भी होती हैं लेकिन कुछ मुश्किल भी होती हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये दीवार से बंधा हुआ है, ये पेपर है, ठीक है, कागज। और ये सुनीता विलियम्स हैं आपके। तारे क्या करते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। टूटता तारा, जिसे उल्कापिंड कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये तो लाइनें कागज पर ही होती हैं। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है, यानी सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ मुंबई में है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है और ये राज्य आपके पूछ भी लिए जाते हैं। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर दूर है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, यानी लद्दाख को क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते हैं। लद्दाख में जुले जुले का अर्थ है स्वागत है, स्वागत है। लद्दाख में बने घरों की खासियत, ये 2 मंजिला वाली इमारत होती है। घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। दीवारों पर मिट्टी लद्दाख में बने घरों की खासियत, ये 2 मंजिलों वाली इमारत होती है। घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई गई थी। घर अंदर से एक शेड की तरह लग रहा था जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। हमने लकड़ी की सीढ़ियां उठाई और पहली मंजिल पर पहुंचे। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीजों के भंडारण के लिए है। कभी कभी बहुत अधिक ठंड होने पर लोग नीचे यानी भूतल पर भी चले जाते हैं। यह भूतल पर खिड़कियां नहीं होती। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं, तब ताजे फल और सब्जियां नहीं मिलती हैं तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। यानी गर्मी के मौसम में लद्दाख के
लोग क्या करते हैं कि जो भी फल और सब्जियां होती हैं उनको सुखा करके रखते हैं, क्योंकि सर्दियों के लिए स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि तब ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिलती हैं। मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती हैं। लद्दाख में सकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं, कहीं जगहों पर सड़कें ही नहीं है। चांगथांग लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ चट्टानी मैदान है और ये भी आपका लद्दाख में है। पर्वतीय इलाके में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिरदर्द और कमजोरी महसूस होती है। ऐसा क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और न ही कोई मैकेनिक। चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति है। चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5,000 लोग हैं। चांगपा हमेशा अपनी बकरी और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। उन्हें भेड़ों से वह श्रम मिलता है जिसे उनकी आवश्यकता होती है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट और स्वेटर के लिए ऊन, यानी ये सारी चीज़ें उन्हें बकरियों से ही मिलती है। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होती है, यानी पश्मीना शॉल के बारे में आपने पढ़ेंगे अभी आगे हम। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो, यानी जितनी ज़्यादा सर्दी में ये बकरियां चरती हैं तो इनके बाल उतने ही ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं और अधिक भी आते हैं। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। ये उनका जीवन और उनकी आजीविका है। चांगपास अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। चांगपा अपने तंबू को रेबू कहते हैं। याक के बालों को पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं। यह हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी यहाँ हवा की जो रफ्तार होती है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हों। रेबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चांगपास इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बेकरियों से खरीदते हैं। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी पर और पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाता है। महिलाएं और वह लकड़ियां जानवरों को गिनती हैं, लड़कियां और लेखा से बाहर निकालती हैं। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। शिक्षक संकेत। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, और ये सभी पहले हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं दुनिया में मशहूर पश्मीना शॉल। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। ये पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली कुर्ती बुननी हो तो कितने घंटे लगेंगे। यानी एक पश्मीना शॉल को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे लगते हैं। और गर्मी कितनी देती है? ये 6 स्वेटरों के बराबर देती है। और किस बकरी पर पाई जाती है? यानी ये बकरी आपकी लद्दाख में पाई जाती है। अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं और प्रश्न आपका यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब आपके घरों की बात करते हैं। तो ये श्रीनगर के घर हैं आपके। श्रीनगर में बाहर से आए कहीं टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच
से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। अब बात करते हैं हाउस बोट की। हाउस बोट और कहीं बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। ये आप देख पा रहे होंगे। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया लगता है। ये आप देखेंगे। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों की खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया। भूकंप आने पर हमें ये काम करने चाहिए। घर से निकलकर किसी खुले मैदान में जाएं। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ जैसे टेबल के नीचे लेट जाएं। कसकर पकड़ लें ताकि वह फिसले नहीं। कंपकपी बंद होने तक प्रतीक्षा करें। अहमदाबाद जनवरी 26, 2001। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम हजारों लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गईं। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें न पड़ी हों। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। यानी 26 जनवरी 2001 को और ये जो गुजरात में आपका अहमदाबाद में ठीक है जो भूकंप आया था इसमें बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। और 26 जनवरी का दिन था। छोटे छोटे बच्चे जो प्रभात फेरियों में लगे हुए थे स्कूलों में थे ठीक है वहीं दब के मर गए थे। बहुत ही भीषण और दर्दनाक ये घटना थी। हार्ट बिलो कोल्ड ये कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है क्योंकि ये हमारे तापमान पर निर्भर करती है। अगर बाहर का तापमान अधिक ठंडा है तो हमारी हवा गर्म होगी और जब बाहर का तापमान गर्म होता है तो ये ठंडी हो जाती है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ये शिक्षक संकेत जैसे आप बच्चों से करवा सकते हो। स्कूल के सफाई विभाग से बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना। ये आपके देखो कुछ पर्यावरण के पेडागोजी पर आधारित प्रश्न है कि आपको क्या क्या करना है। तो जैसे स्कूल की सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना ताकि बच्चे कुछ तरीकों मशीनों या अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकें ताकि लोगों को वह काम न करना पड़े जो वे करना पसंद नहीं करते। गांधी जी के मित्र महादेव भाई के पुत्र नारायण गांधी जी के साथ रहते थे जब वे जवान थे। शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया था। स्टालिन केडी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड के साक्षात्कार रूपांतरित हैं। और ये देखो कुछ गांधी जी के बारे में बताया गया है। नारायण यानी बाबला जिन्हें कहते थे। तो जब वे 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग तरह के काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी।
फिर उस जगह को भी साफ करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का काम, ये काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे, कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर के भी भाग जाते थे। यानी पहले क्या था कि सफाई का काम था, वो सिर्फ एक वर्ग के लिए निश्चित था, ठीक है। लेकिन गांधी आश्रम में ये सारी चीज़ें नहीं थी। यहाँ से हमारा ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है। अब देखो प्रश्न हमारे यहाँ से बनते हैं बीजों से। पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता था। नीम की पत्तियों को बीजों को कीड़ों से बचाती हैं, यानी नीम की पत्तियों के लेप लगा करके और बीजों को रखा जाता था। उड़िया एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। उड़िया का अर्थ गुजराती में उल्टा होता है। उड़िया को बाजरे की रोटी और घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती, अतः जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती हैं और मुरझा जाती हैं। केंचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोद कर नरम करते हैं और केंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। कुंदुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। जंगल गायब हो रहे हैं, उनकी जगह खदानें खोदी जा रही है, बांध बनाए जा रहे हैं। कुड़कू भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। वन का अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था। जिस भूमि पर हम एक टिन बीज उगाते हैं उसे एक टिन भूमि कहते हैं। ये एक सच्ची कहानी है। सूर्यमणि का एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। अब देखो जंगल अधिकार कानून की बात करें तो जंगल अधिकार कानून है क्या? तो जंगल अधिकार कानून 2007, ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। अब बात करते हैं झूम खेती की। झूम खेती से भी प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता है। उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता है, इन्हें काट कर जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता है। खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। ये मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। जब फसल पक जाती है तो लोग जश्न मनाते हैं और वे बांस पकड़कर चेरा नृत्य करते हैं। हम अपने माता पिता से जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं और कुछ चीज़ें या कौशल हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं। पोलियो वायरस के कारण होता है, ये विरासत में हमें नहीं मिला है। इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टरों को आमंत्रित किया जा सकता है। गैंग्रोर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ। 7 साल तक उन्होंने ग्रेगोर मॉडल मटके बगीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग किए। मटर के पौधों में कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं, जैसे बीज या तो खुरदुरे या चिकने होते हैं। यानी इन्होंने आनुवंशिकी पर नियम दिया था कि मतलब हमें कितना हिस्सा आनुवंशिकी से प्राप्त होता है और कितना हमें पर्यावरण से। दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है। गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरन पोली गुड़ और चने की मीठी रोटियां, इससे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। कारवा एक बस या गाड़ी है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं। चूहों की दृष्टि कमजोर होती है लेकिन सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। नागपुर में दालचीनी मिलाते हैं। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरे का उपयोग किया जाता है, इन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है।
एक पक्षी के पंख उसे उड़ने में मदद करते हैं और खुद को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख खो देते हैं और उनके स्थान पर नए उगाते हैं। अब ब्रेल लिपि के बारे में जानेंगे। ब्रेल को एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर उकेरा जाता है, यानी लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। लुईस ब्रेल फ्रांस के थे। जब वह 3 साल का था तब वह अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार ने उनकी आंखों को चोट पहुंचाई। उन्हें दिखना बंद हो गया। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी। वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहे। अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, छूकर और महसूस करके पढ़ना। पढ़ने के इस तरीके को बाद में ब्रेल लिपि के रूप में जाना जाने लगा। ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो 6 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वे इसे बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। अब देखो ईवीएस की थीम से भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो ईवीएस की थीम ये इसकी यानी 6 मुख्य थीम है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है, तो इसकी 6 मुख्य थीमें क्या क्या हैं? परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा करना, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यानी करके सीखते हैं। अब इसकी ईवीएस की उप थीमें हैं और यहाँ से प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है, तो आपको थीम और उप थीम अवश्य पता होनी चाहिए। परिवार और दोस्त, संबंध, काम और खेलों, जानवर, पौधे, भोजन। भोजन में आपका आ जाता है चखना, पचना, पाचन, पाक कला, परिरक्षण और तकनीकें, किसान और भूख, पानी, आश्रय, यात्रा करना, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। दिए गए पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी। अब देखो कुछ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक विषय वस्तु के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है। लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की जरूरत है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और बच्चे का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता है, पूछता है, खींचता है, समूह में चर्चा करता है। एनसीएफ की अनुशंसा की गई है, यानी एनसीएफ 2005 अनुशंसा कहता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। यानी आप पर्यावरण की जो भी शिक्षा है, जो भी आप बच्चों को देंगे, तो उसके जो भी उनका जीवन है, ठीक है, तो उसके साथ बच्चों के जीवन के साथ जुड़ करके आप पर्यावरण की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। ये स्कूल, घर और समुदाय के बीच की खाई को कम करेगा, यानी स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। ये किताबी या रटंत सीखने को हतोत्साहित करता है। जब भी आप बच्चों को उसके बाहरी जीवन से जोड़ करके पढ़ाएंगे, इस आधार पर विकसित पाठ्यपुस्तक रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती हैं। यानी आप बच्चे को रट्टा नहीं सिखाना है, ठीक है। ये पेडागोजी है और पेडागोजी पर आपको ईवीएस की सारी क्लासें मिल चुकी हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दैनिक समय सारणी में, ठीक है, लचीलापन भी आवश्यक है, कम बोझ होना चाहिए, यानी ये सारी चीज़ें हमें किताबों में रखनी है। और एनसीईआरटी आपको ईवीएस के टैग वर्ड्स भी दिए जा चुके हैं, आप उन्हें भी अवश्य देखें, ठीक है। ईवीएस में अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे के पूरे 30 नंबर मिलें, तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट हैं जो ध्यान में रखने हैं। जैसे सबसे पहला है, आपको एनसीईआरटी बुक से एक बार अवश्य पढ़नी है और साथ ही साथ वन लाइनर पर जो भी आपको मतलब वीडियो दी गई हैं उन्हें आप अवश्य देखें। आप अपने वन लाइनर से आप उनका रिवाइज करें अवश्य। और इसके साथ साथ आप जो भी टैग वर्ड्स हैं, टैग वर्ड्स अवश्य सीखें। पेडागोजी पर पकड़ बनाएं और पेडागोजी के प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। तो इस सब से क्या होगा कि आपके ईवीएस में पूरे 30 में से 30 नंबर अवश्य आएंगे। और आपको सीटेट की तैयारी कैसे करनी है, इस पर भी मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, आप उन्हें भी अवश्य देखें, आपको बहुत ही हिंट मिलेगी अच्छी सी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।